हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो BHDE 101 के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें कि आप लोगों को मैं एक इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाऊंगी। एक ये टॉपिक है, इसमें से हर साल कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। जैसे कि हिंदी गद्य में से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है हिंदी गद्य का विकास से संबंधित। जैसे कि ये पूछ सकते हैं, हिंदी गद्य का विकास है, इसके कारण बताइए, यानी कि विकास क्यों हुआ था उसके कारण बताइए, या फिर हिंदी गद्य के विकास के बारे में लिखिए, या फिर जो हिंदी गद्य है उसके प्रारंभिक गद्य लेखन के बारे में बताइए, या फिर आरंभिक गद्य लेखन क्या है ये प्रश्न पूछ सकते हैं। या फिर ये पूछ सकते हैं कि भारतेंदु युग में हिंदी गद्य के बारे में बताएं कि भारतेंदु युग में हिंदी गद्य क्या था, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो गद्य के विकास के कारण देखेंगे इसके अंदर। तो ये आपके 3 प्रश्न हो जाएंगे, 3 टॉपिक इसके अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे। पहला है हिंदी गद्य के विकास के कारण। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के साथ भारत में परिवर्तनों का दौर शुरू हो गया था। यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया था कि भारत के ऊपर जब भारत पे उन्होंने कब्जा किया था, आधिपत्य किया था, तो क्या अपनी कुछ सुविधाओं के लिए अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वो कुछ भारत में कुछ चीज़ें भी कहते हैं ना कि भारत को भी कुछ सुविधाएं दे रहे थे। जैसे कि आधुनिक शिक्षा हो गया, और जैसे रेल चलाई थी उन्होंने, समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करवाया। तो ये चीज़ें कुछ थी कि उनसे भारतीयों का भी भला हो रहा था। तो इन चीज़ों में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के साथ भारत में जैसे परिवर्तनों का दौर शुरू हुआ, तो भारतीय जो जनजीवन है उसके ऊपर भी इसका काफ़ी असर पड़ा था। इसी असर की वजह से इसी कड़ी में भारतीय गद्य का जो साहित्य होता है ना, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, यानी कि गद्य साहित्य पर भी इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा था। हिंदी गद्य साहित्य के विकास के जो प्रमुख कारण थे वो कौन कौन से थे? तो इसके प्रमुख कारण थे कि जो ईसाई मिशनरियाँ हैं, ये एक्चुअली मैंने उल्टा सीधा लिख दिया है, फर्स्ट वाला लास्ट में लिख दिया, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला लिख दिया है ईसाई जो मिशनरियाँ होती थी, यानी कि ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार हो रहा था ना, उस वजह से हिंदी गद्य का कैसे विकास हुआ। फिर नवीन जो आविष्कार हो रहे थे उनसे कैसे, फिर शिक्षा का विस्तार हो रहा था, उस वजह से भी हिंदी गद्य का विकास हुआ। समाज सुधारक आंदोलन थे ना, उन्होंने भी हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया था। हिंदी गद्य पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, ये भी हिंदी के गद्य विकास में सहायक था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ईसाई मिशनरियाँ हैं, वो हिंदी के विकास को कैसे प्रभावित किया था, हिंदी गद्य के विकास को, तो वो कैसे प्रभावित किया था। ईसाई मिशनरी का मतलब हो गया ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाली जो संस्थाएं होती हैं ना, वो ईसाई मिशनरियाँ होती हैं। तो वो हम जैसे जानते हैं कि हमारा भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य रहा है, शुरू से ही वो धर्मनिरपेक्ष रहा है। तो यहाँ पे क्या सारे धर्म मिलते हैं। तो जैसे ही मुगल शासन आया था, तो उसके बाद क्या जो ईसाई धर्म थे वो भारत के अंदर पैठ जमाने लग गया। उन्होंने क्या किया कि अपने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रयत्न शुरू कर दिए थे, और जो मुगल शासक थे वो उनको संरक्षण दे रहे थे। तो वो लोग क्या कर रहे थे कि इसके ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ऐसी भाषा ढूंढ रहे थे कि जो जन सामान्य तक पहुंच सके, और ऐसी भाषा के रूप में उन्होंने क्या किया था, जो हिंदी गद्य है उसको चुना इस भाषा के रूप में। जब मुगल शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार की गतिविधि तेज होने लगी, तो इसके प्रचार के लिए हिंदी गद्य के रूप में पुस्तकें लिखी जाने लगी, क्योंकि प्रारंभ में जो आम जनता है उस तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए आम बोलचाल के गद्य का ही प्रयोग होता था। इसलिए ईसाई धर्म के जो प्रचारक होते थे और जो मिशनरी यानी संस्थाएं होती थी, वो भी हिंदी गद्य का प्रयोग करती थी। और हिंदी गद्य में क्या करती थी, छोटी छोटी धर्म प्रचार की जो पुस्तिकाएं होती है, पत्रिकाएं होती है, वो उन्होंने छापे थे। अपना जो धर्म ग्रंथ था बाइबल, उसका भी इन्होंने हिंदी अनुवाद किया था। तो वो भी एक हिंदी गद्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। और उन्होंने ईसाई से क्या धर्म का प्रचार भी हुआ एक, और तो ईसाई धर्म का उन लोगों का प्रसार हो गया, और हमारा जो हिंदी गद्य उसका विकास होता गया। तो हिंदी गद्य के विकास को बल मिला। तो ये ईसाई मिशनरियों ने इसके ऊपर प्रभाव डाला था। नवीन आविष्कार यानी कि नए नए जो आविष्कार होते हैं, उन्होंने किस तरह से प्रभावित किया था हिंदी गद्य के विकास को। अंग्रेजी शासन था, तो अपने साम्राज्य को मजबूती देने के लिए क्या कर रहा था, मुद्रण संबंधी जो उद्योग थे ना उनको बढ़ा रहा था। यातायात व संचार साधनों का प्रयोग, इन चीज़ों का वो कर रहा था कि अपना साम्राज्य मजबूत हो। और 1844 से 1856 ईस्वी में क्या था, अंग्रेज की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया था, देश के दूर दूर के क्षेत्रों को रेल के द्वारा जोड़ दिया था। और जो तार का जो फैक्स वाला होता है ना, वो उन्होंने
उस टाइम शुरू कर दिया था। उन्होंने ऐसे किया था कि अपना साम्राज्य पूरे भारत में कैसे फैलाए। तो प्रिंटिंग प्रेस थी, उसकी स्थापना हुई। तो उससे क्या हुआ कि हिंदी और जो भी भाषाएं थी उनमें जो पुस्तकें होती थी उनका प्रकाशन करने लगे और नई नई पत्र पत्रिकाएं छपने लग गई। रेल व अन्य जो संचार के साधन थे या फिर यातायात के साधन थे, उनके द्वारा क्या था कि ये जो पत्र पत्रिकाएं थी या फिर पुस्तिकाएं थी, समाचार पत्र थे, थोड़ी देर में क्या सारे देश में पहुंच सकते थे। पहले ये चीज़ें नहीं थी, तो एक जगह जहाँ पे छपी है वहाँ से बहुत दूर जाने में कहते सालों लग जाते थे, और अब वो चीज़ के चुटकियों में पलक झपकते पहुंच जाती थी, पूरे देश में पहुंच जाती थी। और ये समाचार भी तार के द्वारा तुरंत पहुंच सकते थे। इसी कारण के हिंदी भाषा का जो तेज गति से प्रचार प्रसार हुआ था और हिंदी का जो गद्य है उस विधा का विस्तार भी हुआ था। शिक्षा का जो विस्तार हुआ उसने भी हिंदी गद्य को बढ़ाया। जैसे 1834 में लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि भारत है वहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हम करेंगे ना तो वो लाभदायक रहेगा हमारे लिए। तो 1835 में इसी वजह से भारत में एक शिक्षा की शुरुआत की गई, जो कि जो ब्रिटिश शिक्षा दी जाती है अंग्रेजी शिक्षा के लिए उन्होंने शुरुआत की थी। और जो भारत में लोग थे तो वो अंग्रेजी तो जानते नहीं थे, इसलिए उनको संस्कृत व फारसी में शिक्षा दी जाती थी। राजा राम मोहन राय थे, वो अंग्रेजों की क्या इस नीति का उन्होंने क्या खुल के प्रशंसा की थी इस नीति की। वो लोग वो मानते थे कि जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वही भारत में क्या आधुनिकता ला सकती है। तो उन्होंने इनकी जो शिक्षा प्रणाली है उसको पसंद भी किया था राजा राम मोहन राय ने। इसके वो पक्षधर थे क्योंकि वे भारत को एक नए युग में प्रवेश कराने के लिए इस चीज़ को मानते थे कि ये शिक्षा ही जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों के द्वारा यही ये कर सकती है। धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा और भारतीय लोगों में भी अपनी चीज़ के लिए क्या अपने देश के लिए जागृति आई और वे अपने मूल्य व परंपराओं के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ उर्दू व हिंदी को भी यूज़ करने लगे, उनको भी महत्व देने लगे। फिर उसके बाद सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई और 1803 में वहाँ पे क्या गया हिंदी उर्दू इन दोनों के द्वारा भी शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी गई। सन 1823 में आगरा कॉलेज की स्थापना की और वहाँ पे हिंदी की ऐसे कि हिंदी में अच्छे से शिक्षा मिल जाए। जैसे कि फोर्ट विलियम कॉलेज था उसमें हिंदी व उर्दू में शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आगरा कॉलेज के अंदर क्या प्रॉपर हिंदी में शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई थी। सन 1817 में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की गई और 1833 में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की गई। यहाँ पे अच्छे अच्छे हिंदी के गद्य ग्रंथ तैयार किए गए जो कि हिंदी गद्य के विस्तार के लिए काफ़ी योगदान देते थे। तो इस वजह से क्या जो अंग्रेजों ने शिक्षा प्रणाली लाई थी तो उससे भी हमारे हिंदी साहित्य के गद्य को विकास का बल मिला था। समाज सुधारक आंदोलनों ने किस तरह से प्रभाव डाला था हिंदी गद्य के विकास में? 19वीं शताब्दी में भारत में अनेक समाज सुधारक आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। इन समाज सुधारक आंदोलनों का मेन मकसद क्या था कि ये भारतीय जो जनता हो रही थी उनका शोषण हो रहा था, जो उनमें भेदभाव फैला हुआ था, समाज में कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, उनको दूर करना था और देश के लोगों को क्या अपने धर्म व देश के लिए जागृत करना था। इन आंदोलनों को जन जन तक पहुँचाने के लिए अब ऐसी भाषा की ज़रूरत थी जो कि क्या सब लोग समझे। तो यही भाषा क्या हिंदी भाषा ही इनका बीच का क्या कहते हैं ना भाई एक दूसरे के संचार का साधन बनी हिंदी भाषा। जैसे कि स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की व राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सत्यार्थ प्रकाश नाम की रचना की जो कि हिंदी गद्य में लिखी गई थी। और श्रद्धाराम फुलोरी व नवीन चंद्र राय थे इन्होंने भी समाज सुधार के लिए हिंदी गद्य के लिए कई रचनाएं की थी। पंजाब में भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक पत्र निकाला गया और अनेक उसमें गद्य की रचनाएं डाली जाती थी। इन सब चीज़ों से क्या हिंदी के गद्य को हिंदी के जो गद्य का विकास है उसको बल मिला था। नेक्स्ट है हिंदी गद्य पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। ये भी हिंदी का जो गद्य है उसके विकास में प्रभाव डालता है कि जब इनमें पत्र पत्रिकाएं रची जाएंगी तो जाहिर सी बात है सब लोगों को इसके बारे में समझ आएगा। और अगर इनमें रचनाएं नहीं की जाएंगी तो दूसरों तक कैसे अपने विचार पहुंचा सकते हैं। जैसे कहते हैं ना पुस्तकें अपना लेखक अपने विचार दूसरों तक श्रोताओं या फिर जो पढ़ते हैं ना उन तक पहुंचाने का एक साधन होता है पुस्तकें। तो ये भी एक ऐसा ही था कि हिंदी गद्य पत्र पत्रिकाओं का जब प्रकाशन हुआ तो हिंदी गद्य को क्या बहुत तेज गति से बल मिला था। मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग की सुविधा जब हुई तो पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन काफ़ी आसान हो गया था।
30 मई 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने कलकत्ता में हिंदी में उद्यत मार्तंड पत्र का प्रकाशन किया, जो कि हिंदी का पहला समाचार पत्र था। और यह एक साप्ताहिक पत्र था जो कि नवयुग के आगमन की सूचना देता था। पर उस समय हिंदी के पाठक जो थे उनकी संख्या कम थी, इसलिए क्या ये ज़्यादा चल नहीं पाया ज़्यादा दिनों तक, और लगभग 1.5 साल तक चला और 4 दिसंबर 1827 में इसे बंद करना पड़ा। हिंदी का दूसरा पत्र बंगदूत का हुआ था, उसका प्रकाशन हुआ था 9 मई 1829 में हुआ था, ये कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। और जो तीसरा पत्र वो भी कलकत्ता में 1834 में प्रकाशित हुआ। जो तीसरा पत्र था वो था प्रजा मित्र नाम से। हिंदी भाषी क्षेत्र का पहला समाचार पत्र 1844 में बनारस नाम से एक समाचार पत्र निकला, जो कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने निकाला था। यानी कि जो शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, उन्होंने बनारस नाम से एक समाचार पत्र निकाला, जो कि व्यापक रूप से हिंदी भाषाई क्षेत्र का पहला समाचार पत्र उसे कहा जाता है। मौलवी नसीरुद्दीन ने 1846 में मार्तंड नाम का एक पत्र प्रकाशित किया था। और इसी तरह से क्या और कुछ गद्य लिखे गए थे, तो हिंदी गद्य व हिंदी भाषा में लगातार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा था, जो कि जिससे कि यह जाहिर सी बात है कि जितनी पुस्तकें रची जाएंगी उतना लोगों तक हिंदी गद्य के बारे में लोगों के पास जानकारी पहुंचेगी, तो उसके विकास के लिए यह सहायक सिद्ध हुआ। तो ये हिंदी के गद्य के विकास के कुछ कारण थे। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि एक IIE एग्जाम में पिछले साल आया हुआ है कि प्रारंभिक गद्य लेखन के बारे में बताइए, फिर प्रारंभिक गद्य लेखन क्या है उसके ऊपर टिप्पणी लिखिए। प्रारंभिक गद्य लेखन का जैसे हम पढ़ के, प्रारंभिक का मतलब शुरुआत हो गई, शुरुआत में गद्य लेखन के बारे में क्या क्या कहा गया है उसके बारे में बताना। तो प्रारंभिक गद्य लेखन में हिंदी साहित्य के इतिहास को काफ़ी बल मिला था। प्रारंभ में 1800 में कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना की गई। यहाँ पर सन 1803 में क्या हिंदी व उर्दू के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने क्या किया था, हिंदी व उर्दू में किताबें लिखवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई हिंदी उर्दू का भी इनका क्या साहित्य होना चाहिए अलग। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए प्रयत्न किया। उनके लिए उन्होंने क्या किया था, मुंशियों की नियुक्ति की थी। उन्होंने कुछ सेलेक्टेड मुंशी नियुक्त किए थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके लिए क्या कहा कि जॉन जो गिलक्राइस्ट है उनके लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जॉन गिलक्राइस्ट वैसे तो हिंदुस्तानी व उर्दू के पक्षपाती थे, यानी हिंदुस्तानी व उर्दू भाषा है ना उसको इतना नहीं मानते थे, पर फिर भी ये जानते थे कि अगर जो इनकी मूल भाषा है वो हिंदी है, उर्दू और जो ये हिंदुस्तानी भाषा है, तो इसकी मूल भाषा तो हिंदी है, तो हिंदी जानना, हिंदी के बारे में गद्य लिखना ये चीज़ तो ज़रूरी है। इसलिए इनकी जो मूल भाषा हिंदी या हिंदुई या हिंदवी के रूप में जो हिंदी है वह है, तो इसलिए उन्होंने मुंशियों की मदद लेनी चाहिए कि लोगों तक क्या अपनी बातें पहुँचाए, या फिर ये भाषा तो हम जन सामान्य तक पहुँचा सकते हैं या सब लोग समझ सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने ये भाषा इस भाषा में लिखने के लिए मुंशियों की मदद ली थी। इन मुंशियों में थे जो प्रमुख मुंशी थे वो थे श्री लल्लूलाल जी और पंडित सदल मिश्रा जी। इन्होंने गद्य रचनाएं रची थी इनके कहने पे। उसी समय दिल्ली के जो सदा सुखलाल नाम के मुंशी जी थे उनके द्वारा भागवत कथा का अति सुंदर भाषांतर किया गया, जो कि सुख सागर नाम से किया गया था। इसके अलावा लखनऊ के जो मुंशी थे इंशाअल्लाह खान जी, उन्होंने रानी केतकी की कहानी नाम से एक कथा लिखी। और उस रानी केतकी की कहानी थी उसमें क्या उन्होंने अरबी फारसी के जो शब्द थे ना उसे हटाकर शुद्ध हिंदी में उसको लिखा था। तो ये उन्होंने मुंशी इंशाअल्लाह खान ने भी ये रचना की थी। हिंदी जो गद्य है उसके विकास के प्रारंभिक विकास में मुख्यतः 4 लेखकों का प्रमुख योगदान है। प्रारंभिक हिंदी गद्य के विकास में कितने लेखकों का योगदान है? 4 ही लेखकों का योगदान। पहले हैं मुंशी सदासुख लाल, जिन्हें कि नियाज भी कहा जाता है। मुंशी सदासुख लाल जी थे, ये उर्दू व फारसी के बहुत अच्छे लेखक व कवि थे। इनके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना था कि इनकी जो भाषा थी, यानी कि सदासुख लाल जी की भाषा थी, इनकी भाषा कुछ निखरी हुई व सुव्यवस्थित थी, पर तत्कालीन प्रचलित पंडिताऊ प्रयोग भी इनमें मिल ही जाते थे। उन्होंने सुख सागर व विष्णु पुराण प्रसंग पर एक अपूर्ण ग्रंथ भी लिखा था। इनकी भाषा है उनमें सहजता व स्वाभाविकता दिखाई देती थी। यानी कि जो मुंशी सदासुख लाल थे इन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे थे? सुख सागर नाम का ग्रंथ लिखा था। और विष्णु पुराण के जो प्रसंग है उसके ऊपर भी एक अपूर्ण ग्रंथ लिखा था, यानी कि वो पूरा नहीं हो पाया था लेकिन इन्होंने वो ग्रंथ लिखा था। और इनकी भाषा स्वाभाविकता लिए हुए थी और सहजता लिए हुए थी। दूसरे हैं मुंशी इंशाअल्लाह खान जी।
मुंशी इंशा अल्लाह खान जी ने 1798 से 1803 के बीच में एक रचना रची थी जो थी उदयभान चरित व रानी केतकी की कहानी। इंशा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को बाहर की बोली गवारी भाषा भाकापन से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु फिर भी इनके वाक्य विन्यास के ऊपर क्या इन चीज़ों का फर्क दिखाई दे जाता है, इन चीज़ों का स्पष्ट प्रभाव देखने को पड़ा था। शुक्ल जी के अनुसार आरंभ काल में चारों लेखकों में से इंशा अल्लाह जो थे ना, उनकी भाषा सबसे चटकीली मटकीली मुहावरेदार व चलती भाषा थी। यानी कि इनकी भाषा की उन्होंने तारीफ की थी कि चटकीली भटकीली कहते हैं, चटकीली मटकीली मुहावरेदार चलती, यानी कि सबको पसंद आती थी। तो ऐसी भाषा उनकी थी इंशा अल्लाह खान जी की। नेक्स्ट थे तीसरे लल्लू लाल जी। ये 1763 से 1825 तक इन्होंने क्या किया था कि विलियम कोले से संबंधित थे। इन्होंने भागवत का 10वां स्कंद है उसकी कथा के ऊपर प्रेम सागर नाम के एक ग्रंथ की रचना की थी। लल्लू लाल जी थे, इनकी भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव था। उन्होंने अरबी फारसी के शब्दों से बचने के प्रयास किए थे, लेकिन फिर भी क्या थोड़े बहुत, जैसे क्योंकि यूज़ होते थे डेली यूज़ में, तो फिर वो थोड़े थोड़े शब्द दिख जाते हैं अरबी फारसी के उनकी रचनाओं में। शुक्ल जी की दृष्टि से इनकी भाषा नित्य व्यवहार व अनुकूल नहीं थी, नित्य व्यवहार के अनुकूल नहीं थी। परंतु द्विवेदी जी ने कहा है इनके बारे में कि इस जो ब्रज रंजित खड़ी बोली में वह सहज प्रवाह नहीं है जो सदा सुखलाल जी की भाषा में, यानी कि खड़ी बोली है उसमें भी वह सहज प्रवाह नहीं था जो कि सदा सुखलाल जी की भाषा में। अब यहाँ जो सदा सुखलाल जी है, तो आपको ये नहीं समझना कि सदा सुखलाल जी कोई और है। ये जो लल्लू लाल जी इन्हीं का नाम सदा सुखलाल जी, दूसरा नाम सदा सुखलाल जी था। तो शुक्ल जी ने तो कहा था इनकी भाषा को कि नित्य व्यवहार के अनुकूल नहीं है, लेकिन द्विवेदी जी ने कहा है कि नहीं, ये खड़ी बोली में भी वह प्रवाह नहीं है जो कि इनकी भाषा में। तो ये इनकी एक विशेषता थी। नेक्स्ट थे पंडित सदल मिश्र। पंडित सदल मिश्र थे जो ये भी लल्लू लाल जी की तरह ही फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे। ये मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। इन्होंने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की थी। शुक्ल जी द्वारा इनकी वह जो लल्लू लाल जी के इनकी तुलना की गई थी, और शुक्ल जी ने कहा था कि लल्लू लाल जी के समान इनकी भाषा में न तो ब्रज भाषा के रूप की भरमार थी, न ही परंपरागत काव्य भाषा की पदावली का स्थान स्थान पर समावेश था। इन्होंने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है और जहाँ तक हो सकता है खड़ी बोली का ही व्यवहार में प्रयोग किया है। तो इनमें क्या उन्होंने बताया था कि किस तरह से लल्लू लाल जी की भाषा थी और किस तरह से जो पंडित सदल मिश्र है उन्होंने लिखा था। यानी कि सदल मिश्र जो थे उनकी भाषा में पूर्व बोली का प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए आधुनिक हिंदी गद्य का जो आभास सदा सुखलाल जी व सदल मिश्र की भाषा में दिखता है वह आगे जाके विकसित हुआ था। तो यहाँ पे ये हिंदी गद्य का जो प्रारंभिक विकास है उसके बारे में हमने देखा। एक नेक्स्ट आता है इसी के ऊपर, हिंदी गद्य के ऊपर प्रश्न कि भारतेंदु युग के बारे में बताइए, या फिर हिंदी गद्य के भारतेंदु युग के बारे में चर्चा कीजिए, युग के बारे में बताइए। भारतेंदु युग क्या था? भारतेंदु युग था 1875 से 1900 के बीच युग था, भारतेंदु युग था। भारतेंदु हरिश्चंद्र 2 सितंबर 1850 को बनारस के एक धनी परिवार में जन्मे थे। अब यहाँ पे हमने 2 सितंबर लिख दिया, लेकिन कई जगह पे क्या है इनका जन्म 9 सितंबर, कई जगह 19 सितंबर, कई जगह 1 सितंबर बताया गया, लेकिन हमारी बुक में 2 सितंबर लिखा गया, तो हम इसमें 2 सितंबर ही लिखना है आप लोगों को भी। तो एक बनारस में हुआ था और इनके परिवार में क्या धनी परिवार थे। इनका नाम तो वैसे हरिश्चंद्र था, लेकिन इनको भारतेंदु की उपाधि दी गई थी, इस वजह से इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा गया। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था, जो कि कविता व अन्य लेख लिखते थे और उसमें अपना नाम क्या देते थे? गिरधर दास। यानी इनके पिता का नाम तो गोपाल चंद्र था, लेकिन वो गिरधर दास नाम के उपनाम से कविता व अन्य जो लेख लिखते थे, और उन्होंने तो इनके पिता ने गिरधरदास उपनाम से कविता व अन्य लेख भी लिखे थे, जैसे कि नहुषवध व कुछ अन्य जो नाटक घटनाएं होती हैं ना, वो वाली। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घर पर ही रहकर विभिन्न भाषाओं की शिक्षा अर्जित की थी। 11 वर्ष की आयु में ही उन्होंने काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। इन्होंने विभिन्न विषयों पर रचनाएं कर हिंदी साहित्य में काफ़ी योगदान दिया था। इन्होंने नाटक व काव्य के अलावा भी कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, इन नाम से भी कुछ पत्रिकाएं संपादित की थी, जिसमें हिंदी गद्य के विकास को काफ़ी बल मिला था। उन्होंने अपने समय की खड़ी बोली में गद्य, जो खड़ी बोली थी उसको उसका जो गद्य था उसको परिमार्जन यानी कि उसमें सुधार करके प्रस्तुत किया था। इसके अलावा उन्होंने गद्य के विभिन्न जो क्षेत्र थे, जैसे कि निबंध हो गया, नाटक, समालोचना, इनमें भी नई नई परंपराओं का सूत्रपात किया था। जो हरिश्चंद्र जी थे वो एक और तो उनकी रचनाएं श्रृंगार, देशभक्ति व ईश्वर भक्ति से जुड़ी थी, दूसरी ओर वे तत्कालीन जो सामाजिक बुराइयां थी ना उनको भी उसमें दर्शाते थे।
मात्र 35 वर्ष की आयु में ही सन 1885 में उनका देहांत हो गया था। परंतु इस साहित्य के लिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो कार्य किए थे, प्रयत्न किए थे, जो लेख लिखे थे, वे युगांतकारी माने जाते हैं, यानी कि युगों युगों तक याद रखे जा रहे हैं। यानी जैसे देखिए अभी कितने साल हो गए ना, कितने शताब्दियां हो गई, लेकिन फिर भी हम उनको याद कर रहे हैं अभी। तो ये युगांतकारी जो काम थे इन्होंने कि वो युगांतकारी थे। उन्होंने निज भाषा का पक्ष लिया था, यानी कि वो अपनी भाषा होते हैं ना, उनके पक्षधर थे भारतेंदु जी। उन्होंने अपनी भाषा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि निज भाषा उन्नति हवै, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल। यानी कि वो कहते हैं कि इसके द्वारा समझा रहे हैं कि अपनी जो भाषा है उसकी उन्नति करेंगे तो सब उन्नति हो जाएंगे। यानी कि हमारी भाषा की जो उन्नति, अपनी भाषा की, वो सारी उन्नतियों का मूल है। तो अगर बिनु निज भाषा ज्ञान के हमें अपनी खुद की भाषा का ज्ञान नहीं होगा ना, तो हमारी बिना अपने ज्ञान जो भाषा है उसके ज्ञान के बिना हमारे जो मतलब कि दिल को सुकून नहीं मिलेगा, हमारे हृदय को सुकून नहीं मिलता है। तो ये उनका कहना था, यानी कि उन्होंने अपनी जो निज भाषा है उसके बारे में कहा था। इनके मुख्य मौलिक नाटक, यानी कि इन्होंने जो नाटक लिखे थे, कौन कौन से लिखे हैं? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, नेक्स्ट था प्रेम योगिनी, विशस्य विष मौस धम, ये लिखा था। श्री चंद्रावली नाटिका, भारत दूरदशा, नील देवी और अंधेर नगरी इनके प्रमुख मौलिक नाटक थे। और इन्होंने इसके अलावा कुछ नाटक लिखे थे, वो थे विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, कपूर मंजरी और दुर्लभ बंधु। ये इन्होंने इसके अलावा कुछ नाटक और लिखे थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में जनजीवन से प्रभावित होकर समाज सुधार व देशभक्ति का ध्यान रखा है, यानी कि उन्होंने अपनी रचनाओं में भी इन चीज़ों का ध्यान रखा है पूरा। भारतेंदु जी से प्रेरित होकर एक लेखक मंडली बनी जो कि उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने में सहायक थी। यानी कि उनका तो निधन हो गया, लेकिन उनके लेखों से प्रभावित होकर या उनके विचारों से प्रभावित होकर जो लेखक थे वो उनकी मंडली में शामिल होते गए और एक लेखक मंडली उनकी बन गई। और इनमें कौन कौन से प्रमुख साहित्यकार या लेखक थे? उनमें थे पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बद्री नारायण चौधरी, और जो जिन्हें के प्रेमधन भी कहा जाता था, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीनिवास दत्त, राधा कृष्ण दत्त और राधा चरण गोस्वामी आदि लेखक इनकी लेखक मंडली में शामिल थे। इन लेखकों की जो हिंदी गद्य है विधा, वो उनकी श्रेष्ठता आज भी जानी जाती है। यानी इन्होंने इतने अच्छे गद्य लिखे थे। इन्होंने कौन कौन से गद्य लिखे थे? जैसे प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, उन्होंने लिखा था भारत दूरदशा नाटक लिखा था, जो कि इनके पात्रों द्वारा मानवीकरण यानी कि लाज, शिक्षा, विद्या, आलस्य, मदिरा आदि समस्याओं को उन्होंने चित्रण किया था इस नाटक के द्वारा। और प्रताप नारायण मिश्र जी ने हटी हमीर नाटक, गो संकट नाटक, ये भी उन्होंने कुछ नाटक लिखे थे। इसके अलावा उन्होंने ब्राह्मण नाम से एक पत्रिका का भी संपादन किया था। नेक्स्ट थे पंडित बद्रीनारायण चौधरी। उनका क्या प्रेमधन भी कहा जाता था उन्होंने भारतेंदु से प्रेरित होकर वीरांगना रहस्य, भारत सौभाग्य आदि नाटक लिखे थे। इन्होंने आनंद कादिंबनी व नीरद नाम से जो पत्रिकाएं होती है ना वो भी निकाली थी। इनके निबंधों में अर्थ की गंभीरता और विचारों की सूक्ष्मता दिखाई देती है। नेक्स्ट थे बालकृष्ण भट्ट थे। उन्होंने 1877 में प्रयाग से एक हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली थी। यानी कि प्रयाग से उन्होंने 1877 में बालकृष्ण भट्ट ने एक पत्रिका निकाली जो हर महीने प्रकाशित होती थी, यानी कि वो मासिक थी, जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। इस हिंदी प्रदीप पत्रिका में विभिन्न विषयों पर लेख, नाटक व निबंध प्रकाशित होते थे। इनके लिखे हुए जो प्रमुख नाटक थे इनके बालकृष्ण भट्ट के, वो कौन कौन से थे? पद्मावती, शिशुपाल वध व चंद्रसेन। और उन्होंने जो कुछ लिखे थे वो था 100 अजान, 1 सुजान व नूतन ब्रह्मचारी नाम के जो उपन्यास थे वो भी इन्होंने लिखे थे। इसके अलावा इन्होंने आँख, कान व नाक विषय पर भी ललित निबंध लिखे थे। बालमुकुंद दास जी थे, उन्होंने लिखे थे शिव शंभू के चिट्ठे नाम की रचना लिखी थी। लाला श्रीनिवास दास थे, उन्होंने प्रहलाद चरित्र, तपना संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी व संयोगिता स्वयंवर विवाह नामक नाटक लिखे थे। हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों में से जो एक परीक्षा गुरु उपन्यास है इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, यानी कि इसके रणधीर जो ये लाला श्रीनिवास दास थे ना इनके द्वारा रचा गया था परीक्षा गुरु। इसके अलावा राधा कृष्ण दास ने सुखिनी बाला, महारानी पद्मिनी, महाराणा प्रताप, सती प्रथा आदि नाटकों की रचना की व निस्सहाय हिंदू नामक उपन्यास भी
राधा कृष्ण दास है, उन्होंने लिखा था। इस वजह से हम जो ये भारतेंदु हैं और भारतेंदु के जो लेखक मंडली थी, इन लोगों का काम या फिर इनका योगदान देख के कह सकते हैं कि हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु व इनके मंडल के जो लेखक थे ना, उन्होंने काफी योगदान दिया था। हिंदी गद्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सब विधाएं इस युग में लिखी गई थी। इन लेखकों में एक मस्ती व फक्कड़पन था, ये राष्ट्र भावना व कुछ नया करने की इच्छा से प्रेरित थे। तो ये हो गया भारतेंदु युग। हिंदी गद्य के अंदर भारतेंदु युग के बारे में हमने वर्णन कर दिया। तो यहाँ पे हिंदी गद्य से संबंधित मैंने 3 प्रश्न करवा दिए, इन तीनों में से कुछ भी आएगा तो आप आराम से अब कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।